एम.एस. चौहान के IIT-JEE वाली बुक के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। GOC चैप्टर के हम क्वेश्चन बना रहे हैं। 2 वीडियोस इससे पहले आ चुकी हैं। तीसरी वीडियो में हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया रैंक द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ द बॉन्ड इंडिकेटेड। आपको बताना है कौन सी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। तो एक ही चीज जब भी कभी आपको बोला जाए तो हमेशा रेडिकल बना के देख लेना चाहिए। तो रेडिकल बना के देखेंगे, आइए फटाफट से रेडिकल बना के देख लेते हैं। तो अगर इस जगह पर रेडिकल आएगा एक, और अगर इस जगह पर रेडिकल आएगा दूसरा रेडिकल यहाँ बना लेते हैं, लीजिए दूसरा रेडिकल आप यहाँ बना लीजिए, और तीसरा रेडिकल आप यहाँ बना लीजिए। अगर आप तीनों रेडिकल में स्टेबिलिटी देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसकी आएगी। इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे छोटी होनी चाहिए। ये दोनों ऑप्शन हट गए, बच गई है। 2 और 1 में से देख लेते हैं आप। तो अगर देखेंगे तो ये वाले को अगर आप देखेंगे और इसको देखेंगे तो दोनों तरफ से इसको इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है। ये ज़्यादा स्टेबल होगा, जो कि रेडिकल प्लस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज होते हैं। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि इसके बाद दूसरा नंबर 1 का आना चाहिए। तो 3 के बाद नंबर 1 का आना चाहिए। तो आंसर ये सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो 2 को देनी पड़ेगी, क्योंकि इसको निकालने के बाद जो रेडिकल बन रहा है वो सबसे कम स्टेबल बन रहा है। तो 81 क्वेश्चन का अगर आप यहाँ पर आंसर देखेंगे तो 81 का आंसर बैठेगा डी। आगे चलते हैं, इधर आते हैं। तो इन कंपाउंड को एसिड स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। ऑफ कोर्स आप अगर देखें तो एसिड स्ट्रेंथ के लिए एच निकलने के बाद आनंद आना चाहिए, रेजोनेंस किसी चीज से स्टेबलाइज हो रहा हो। एच निकलने के बाद यहाँ तो रेजोनेंस होगी नहीं, लेकिन एच निकलने के बाद अगर आप देखेंगे तो इन सब जगहों पर मैं अगर नेगेटिव लगा दूं, तरीका यही है कि यहाँ पर आप नेगेटिव लगा लीजिए और फिर स्टेबिलिटी चेक कीजिए। तो अब मैं यहाँ पर इन पे नेगेटिव लगा देता हूँ, ये रहा नेगेटिव। अब इनकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो ये भी बेंजीन में रेजोनेंस हो जाएगा, ये भी, पर ये नहीं होगा। तो सबसे बेकार तो 2 को होना चाहिए। तो सबसे बेकार एसिड अगर देखेंगे तो सबसे बेकार 2 को होना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन अपने हटा लीजिए आप, इन 2 में से किसी एक को होना चाहिए। अब आप देख लीजिए 3 और 1 में से, खाली 3 और 1 को देख लीजिए। इन दोनों में से अगर आप देखेंगे तो ये वाला ज्यादा एसिडिक है। क्यों ज्यादा एसिडिक है? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होगी ऐसे करके, और फाइनली ये NO2 भी अपने माइनस आर इफेक्ट्स को मजा दे रहा होगा। NO2 अपने माइनस आर इफेक्ट्स को कैसे मजा देगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर NO2 को ऐसे करके माइनस आर इफेक्ट्स को मजा दे रहा होगा। तो यानी कि नंबर आना चाहिए, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए इन सब में से। तो सबसे बेकार एसिडिक होना चाहिए 2 को, तो सबसे बेकार 2 को होना चाहिए। और 3 और 1 में अगर आप देखेंगे तो 3 और 1 में 3 को पहले होना चाहिए। तो आपका नंबर हो गया यहाँ पर डी, आंसर हो गया इसका डी। तो यहाँ पर जो 82 क्वेश्चन है, 82 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का बैठेगा 82 का आंसर डी। अगर आप इन सबको अरेंज करना चाहते हो तो सबको अरेंज कर लीजिए। सबको अरेंज करने का तरीका, इधर माइनस आई इफेक्ट है, रेजोनेंस तो काम करेगा नहीं। इधर माइनस आर ग्रेटर देन माइनस आई था, इधर कुछ नहीं था, और ये तो रेजोनेट ही नहीं हो रहा था। तो सबसे बेकार 2 को होना चाहिए था। इन तीनों में से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं जो कि एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो फिनॉल का नंबर तो कम ही आना चाहिए। तो फिनॉल का नंबर कम आना चाहिए, तो यहाँ पर जाएगा। और इन दोनों में से अभी हम लोगों ने देख लिया, इसका नंबर पहले है तो तीसरे का पहले है, और उसके बाद है पहले का। 3142 यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे भी करके देख सकते हैं, दोनों तरह से मैंने आपको बना के दिखा दिया। अगला क्वेश्चन, इन कंपाउंड को एसिड करेक्टर में अरेंज करना है। एक ही चीज एसिड करेक्टर में देखी जाती है कि एच निकलने के बाद मजा कितना आ रहा है। एच निकलने के बाद जितना ज्यादा वो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा उतना ज्यादा शानदार एसिड करेक्टर होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव लगा लीजिए, इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव। सीधी सी बात है, 3 NO2 के माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट इस नेगेटिव चार्ज को खूब अच्छे से नलीफाई करेंगे। तो सबसे अच्छा एसिडिक तो 3 को होना चाहिए। ये तो लगे पड़े हैं प्लस आई ग्रुप, साथ ही हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी दिखाते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इनहांस होगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो हमें तो कम करना, नलीफाई करना इस नेगेटिव चार्ज को। Cl का अगर हम देखते हैं तो माइनस प्लस आर और माइनस आई दोनों इफेक्ट होते हैं, लेकिन क्लोरीन के केस में माइनस आई इफेक्ट रेजोनेंस से ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये माइनस आई इफेक्ट हेल्प करेगा। इधर माइनस आर इफेक्ट हेल्प कर रहा है, इधर माइनस आई इफेक्ट हेल्प कर रहा है। माइनस आर और माइनस आई में से रेजोनेंस पावरफुल इफेक्ट है, वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। इस वजह से इसका एसिड करेक्टर ज्यादा आना चाहिए। तो 3 के बाद नंबर आना चाहिए 1 का, उसके बाद 2 का। तो 3 1 2 में से ढूंढ लीजिए, 3 1 2 का आंसर चला गया डी। तो 83 का आंसर यहाँ पर बैठ गया हमारे पास डी। 84th क्वेश्चन को देखते हैं। 84th क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि इसमें से लार्जेस्ट पीके किसकी है। लार्जेस्ट पीके का मतलब पुअर एसिड। सबसे बेकार एसिड कौन है? तो सबसे बेकार एसिड वो होगा जिसमें एच निकलने में दिक्कत होगी, एच निकलने के बाद मजा नहीं आ रहा होगा।
इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट से हमेशा एसिड करेक्टर बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट से एसिड करेक्टर में कमी आती है। CN-R ग्रुप है, हेल्प कर रहा होगा विदड्रॉइंग इफेक्ट। NO2 विदड्रॉइंग इफेक्ट -R। Cl में +R और -I दोनों होते हैं, लेकिन इसका -I पावरफुल इफेक्ट होता है, तो ये भी एसिड स्ट्रेंथ पे हेल्प कर रहा होगा। लेकिन जो ये CH3 है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो एसिड स्ट्रेंथ पे बुरा प्रभाव डालेगा। तो उसका आंसर C जाना चाहिए, क्योंकि CH3 जो यहाँ पर एनायन बनेगा HR निकलने के बाद, उसको स्टेबलाइज नहीं करेगा, उसको डीस्टेबलाइज करेगा। ये हेल्प नहीं करेगा यहाँ पर, इसको डीस्टेबलाइज करेगा। जबकि यहाँ पर CN NO2 सारे के सारे -R इफेक्ट से O नेगेटिव के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसे नलीफाई करने में हेल्प करेंगे। आगे चलते हैं, 85 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से पूछ रखा है विच रिप्रेजेंट्स द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो बहुत सिंपल सी बात है, रेजोनेंस जब भी आप कभी करवाते हैं, माना इसमें रेजोनेंस करवाएं आप, तो जब कभी रेजोनेंस कराते हैं तो रेजोनेंस कराते समय आपने एक बात गौर की होगी कि कभी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। अब देखो, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, लोकेशन चेंज कर दी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो नहीं सकती। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, ये तो ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लग रही है। हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं हो सकती। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, लोकेशन चेंज कर दी। एटम की लोकेशन कभी भी रेजोनेंस में चेंज नहीं हुआ करती, इसलिए जो पूछा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी है, तो इसका आंसर फिर यहाँ पर बी बैठेगा। आगे चलते हैं, 86 पे चलते हैं। ये रहा, आपसे पूछा था कि इनको अरेंज करिए और बोल रखा है कि ये रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन में इसका पीके दे रखा है यहाँ पर 36, इसका पीके दे रखा 36 और इसका पीके दे रखा है आपको 15.2। पहली बात तो पीके बताता है एसिड करेक्टर को, ये पीके वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, काफी बड़ी पीके वैल्यूज है, इसका मतलब दोनों के दोनों ही घटिया एसिड है। और दोनों में से ज्यादा घटिया एसिड कौन है, तो ये बहुत ही बेकार एसिड है, ये तो जाएगा वेरी पुअर एसिड, वेरी पुअर एसिड है। तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक सा एसिड यही बनेगा, ठीक ठाक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, जो कि पीके की वैल्यूज हैं छोटी। तो एक तरीके से कहा जाए, मैं अगर बोलूं तो ये बनेगा हमारे पास वीक एसिड। अगर ये एसिड है, आप देखो ना, इसने OH ने अपना H निकाल कर इसको दान दिया है, इसने H आयन लिया है, तो आप अगर देखेंगे इसने H आयन लिया है तो ये क्या बैठेगा, चूंकि इसने H आयन दिया है, H आयन देने वाले एसिड होते हैं, और ये कौन सा एसिड है, वीक एसिड। कैसे पता, चूंकि पीके छोटा है, इसने H आयन लिया है, ये क्या जाने वाला, ये जाने वाला है वीक बेस। ब्रॉन्स्टर लॉरी एसिड बेस कौन से पढ़ते हैं ना, जो H आयन देता है उसको एसिड बोलते हैं, जो H आयन लेता है उसे बेस। तो ये जाएगा आपके पास बेस, ये जाएगा आपके पास एसिड, तो वीक एसिड और वीक बेस का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, वीक एसिड वीक बेस। तो वीक एसिड वीक बेस देख लीजिए, तो 86 का आंसर जाएगा ए, वीक एसिड वीक बेस, 86 का आंसर जाएगा यहाँ पर ए। 87 पे आ जाइए, पूछ रखा था स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है OH बॉन्ड में, NH बॉन्ड में और FH बॉन्ड में आता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड, आप जानते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जैसे ये रहा हमारे पास HOH है, ऐसे करके HOH है, इनके बीच में यहाँ पर अट्रैक्शन होता है, इधर डेल पॉजिटिव इधर डेल नेगेटिव होता है। हाल तो यहाँ पर लोन पेयर रहते हैं जिनसे वो अट्रैक्शन महसूस करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस बात पे डिपेंड करते हैं कि यहाँ चार्ज कितना अच्छा डेवलप हुआ, यहाँ चार्ज कितना अच्छा डेवलप हुआ, इस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉन्ड कितना ज्यादा पोलर है। तो FH बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होगा, तो FH बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है, तो FH बॉन्ड यहाँ भी है, FH बॉन्ड यहाँ भी है, तो इन दोनों को तो आप त्याग दीजिए। अब FH बॉन्ड में देखोगे तो हाइड्रोजन को फ्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली बात है फ्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की सबसे अच्छी स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर मिलेगी, यही वजह है कि 87 का आंसर यहाँ पर ए होगा। अब आते हैं 87 के बाद हम लोग 88 पे। पूछ रखा था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होगी। तो देख लीजिए, पहली बात तो फॉर्मल्डिहाइड में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए OH, NH और FH बॉन्ड चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। मिथाइल अल्कोहल में हो सकती है, क्योंकि इसमें OH बॉन्ड है। तो हम क्या काम करते हैं, इसको तो काट देते हैं, तो ऑप्शन में नहीं बैठता। मिथाइल अमीन CH3NH2 उसमें भी हो सकती है, और फिनॉल को देखेंगे तो फिनॉल में भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है। NH और OH बॉन्ड में से तो OH बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, अभी भी बताया आपको, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो ज्यादा पोलरिटी NH के मुकाबले OH में आएगी। तो ये भी रेस से बाहर हो गया, इसको भी छोड़ दीजिए। अब बचे ये दो। अब देखो मजेदार बात,
इस वाली ऑक्सीजन को अगर आप देखोगे तो ये वाली ऑक्सीजन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस वाली ऑक्सीजन को अगर आप देखोगे तो चूंकि इसका लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आना चाहिए। ये ऑक्सीजन बैठेगी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लॉजिक क्या होता है, जब कोई लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनते, तो ये लोन पे रेजोनेंस में चला जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनेंगे। अब फिर सारे का सारी बातें आपको पता ही हैं। इसमें 25% एस करेक्टर है, इसमें 33.33% एस करेक्टर है। 25% एस करेक्टर होगा तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, यानी कि ये वाली ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, ये वाली ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो OH बॉन्ड पे पोलैरिटी ज़्यादा आएगी, चूँकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पर चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा, ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा तो ज़्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। आंसर चला जाएगा फिनॉल। इधर आते हैं, पूछा था मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन पूछा था। देखो ना, एसिडिक के लिए H निकल करके मज़ा आना चाहिए, ये तो रेजोनेंस का या इंडक्टिव का किसी चीज़ का आनंद आना चाहिए। अब H निकल करके अगर मैं ये वाला H निकालता हूँ, देखो मैं अगर ये वाले H को निकालता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से और ये वाले H को निकालता हूँ। आप पहले देखो ये दो H हैं जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो रहे हैं। देखो ये निकलेगा यहाँ पर, ये भी रेजोनेंस कर देगा और ये निकलेगा तो ये भी रेजोनेंस कर देगा, तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं। यानी कि डी और ए में से किसी को आंसर होना चाहिए। तो अभी आप सी भी हटा लीजिए और ये भी हटा दीजिए, डी और ए में से किसी को आंसर होना चाहिए। अब डी और ए में से कौन आंसर होगा ये देखते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा, ये है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाएगा और H इसमें से निकलना सरल रहेगा। आंसर जाएगा इसका ए। इधर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन एसिड। इनमें से कौन कार्बन एसिड अच्छा है। तो अगर यहाँ से निकालोगे H तो दोनों तरह का रेजोनेंस ऐसी आप अपेक्षा कर सकते हो, यहाँ पर भी रेजोनेंस करके ऐसी अपेक्षा कर सकते हो। इसको खोलना पड़ेगा। देखो ये CH2 है, इसके दोनों तरफ ये रहा COOET, इधर COOET, और इस वाले को देखोगे तो ये रहा CH3 CO CH2 COOET। सबसे पहले इन दोनों को हम खत्म कर लेते हैं, ये रेस में है ही नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ यहाँ पर रेजोनेंस नहीं कर सकता। अगर आपने रेजोनेंस की तो आपको यहाँ पर इस जगह पर जैसे ही आप रेजोनेंस करोगे तो आपको यहाँ पर ब्रिज हेड पर बनाना पड़ जाएगा डबल बॉन्ड, ऐसे करके रेजोनेंस होगी। और ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड नहीं आता, क्योंकि ब्रेट्स रूल मना करता है। ब्रेट्स रूल मना करता है कि यहाँ पर ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आपको लग तो रहा है कि निकल करके रेजोनेंस हो जाएगी, लेकिन जब आप रेजोनेंस करोगे तो ब्रिज हेड पे डबल बनाना पड़ेगा, ये भी ठीक नहीं जाता। तो दोनों रेस से बाहर हो गए। अब बचे दो। आप जब यहाँ पर H निकालोगे तो उधर नेगेटिव आएगा, इधर भी जब आप H निकालोगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। दोनों तरफ रेजोनेंस होगी, दोनों तरफ रेजोनेंस होगी, बात होगी बराबर। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पड़ोस के जो लोन पेयर है इसके साथ रेजोनेंस मारेगा, ये इसके साथ रेजोनेंस मारेगा, तो इस नेगेटिव के इसके साथ रेजोनेट होने के चांसेस कम हो गए। तो ये चीज़ तो भाई साहब यहाँ पर भी है, सेम कैंसिल आउट हो गए। लेकिन इसमें इस तरफ भी सेम यही प्रॉब्लम लगी हुई है, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम लगी हुई है, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। कम से कम ये इसके साथ 100% रेजोनेट करके स्टेबलाइज तो हो सकता है। तो सबसे अच्छा एसिड जाएगा इसमें डी, तो 90 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। तो 90 का आंसर डी है। 91 की तरफ चलते हैं। ये रहा 5 ब्रोमो 2 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्स 2 इन ऑल हैव करेक्ट स्ट्रक्चर। अब आपको यहाँ पर इसके लिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अब IUPAC नेम देखने पड़ेंगे। देखो IUPAC नेम के लिए आपको फिनॉल OH से नंबर डालने पड़ेंगे। तो ये रहा 1 2 3 पे आ रहा है, 2 3 यहाँ पर 2 3, इसको फिर चौथे नंबर पर आ रहा है। इधर भी जाओगे तो इधर 1 2 3 4, इधर देखो 1 2 3, तीसरे पे डबल बॉन्ड और ब्रांच चौथे पे 1 2 3, तीसरे पे फिर चौथे, और फिर चौथे पे 2 लोग मिलेंगे आपको। पुनः सुनिए क्या बोला गया, 1 2 3 4 5। अगर ऐसे नंबर डालता हूँ
तो उसके बाद तीसरे पे डबल बॉन्ड, चौथे पे और फिर पांचवे पे, यानी कि नंबर आप देखेंगे 1 पर तो OH हो गया, बाकी लोगों को देखो 3, 4 और 5, 3 पे भी कुछ ना कुछ है, 4 पे भी, 5 पे भी। अब मैं नंबर यहां से डालता हूं ऐसे करके 1 2 3 4 5। अब इधर देखिए, इधर से देखेंगे तो 3, इधर 4 पे ही साइक्लोप्रोपाइल है और 4 पे ही आपको डबल बॉन्ड भी मिलेगा। लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग ये वाली नंबरिंग ठीक है, 3 4 4 वाली, तो नंबर यहां से जाएगा 3 4 4, तो नाम बनना चाहिए 3 ब्रोमो, लेकिन इसे तो 5 ब्रोमो बोला था, गलत हो गया, 3 ब्रोमो बोला था तो 5 ब्रोमो 3 बेटे। अब इधर देखो 1 2 3 4 5 6, इसको देखोगे तो 5 ब्रोमो जाएगा, 2 साइक्लोप्रोपाइल जाएगा, फिर साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, तो साइक्लोहेक्स 2 पे डबल बॉन्ड है, 1 ऑल है, बी एकदम परफेक्ट बैठेगा इसका आंसर। तो आप 91 का आंसर को देख सकते हो कि बी है। ये क्यों नहीं है, नंबर डालोगे तो 1 2 3, गलत नंबर, हाँ 4 5 6 ये नंबर पट जाएंगे, पहला इसको दूसरा इसको, ऐसे करके आएंगे। पहले के बाद वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड जब कभी होता है तो डबल बॉन्ड में नंबर, दोनों डबल बॉन्ड को कॉन्जिक्यूटिव नंबर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये 5 ब्रोमो तो नहीं आ रहा, ये भी नहीं बैठता। इधर आ जाइए, यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 ब्रोमो बैठता है, सवाल में तो 5 ब्रोमो दिया था। इन्हीं दो में से कुछ एक हो सकता था और इन दोनों में से भी ये है, तो नोमेनक्लेचर पे बेस्ड क्वेश्चन था। आओ रीअरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। अब ये रहा बेंजोइक एसिड, तो ये रहा बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, बाकी भी बेंजोइक एसिड के ही रूप हैं, बाकी को देख लेते हैं। ये पैरामिथॉक्सी है, ये पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है, ये ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलता है, अगर ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लग रखा हो, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो प्लस आर ग्रुप हो, माइनस आर ग्रुप हो, प्लस आई ग्रुप हो, माइनस आई ग्रुप हो, एक ही काम करता है, वो काम है ऑर्थो इफेक्ट, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता ही बढ़ाता है। तो अगर हम बात करें, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखा है, तो सबसे पहले तो मुझे थर्ड को ही लेना पड़ेगा। अब ये कैसा ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप तो एसिड करेक्टर को खराब ही करता है, एसिड करेक्टर तो इलेक्ट्रॉन खींचने से ही बढ़ता है, तो लास्ट में नंबर देना पड़ेगा आपको 2 को, तो फिर बीच में नंबर किसका आएगा, 1 को, 312 जाएगा, 312 देख लीजिए, 312 सी है, तो 92 का आंसर हो गया हमारे पास सी। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, इसको देखो, पूछ रखा है द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन इन विच कैन बैकवर्ड रिएक्शन इफ फेवर्ड, इन द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन इन विच केस, ये केस होना चाहिए था, इन विच केस बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, कि कैन गलत प्रिंटेड है, इन विच केस बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा फेवर करेगी। अब जरा इधर देखो, हमेशा देखा करो कि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, इसके साथ आप पहले दोनों को देखो, अगर आप रिएक्शन कराओगे यहाँ पर तो ETOH और साथ में PHO नेगेटिव आएगा। अब इसमें और इसमें अगर आप देखोगे तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल, तो फिनॉल HN देना चाहेगा। HN कौन सी रिएक्शन में दे रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन में, तो यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगी। इधर आ जाइए, ये H इसके साथ मिलकर के हाइड्रोजन गैस बना के उड़ जाएगा बाहर, और जब कोई प्रोडक्ट एस्केप आउट हो जाए तो फिर तो रिएक्शन हमेशा ली चैटलियर के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड ही चलती, चूंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट कर दिया आपने, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना, वो डब्बे से बाहर चला गया, ली चैटलियर क्या बोलता है, ली चैटलियर बोलता है कि अगर प्रोडक्ट वाली साइड में कमी है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, और अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दो तो रिएक्शन बैकवर्ड चलती है। तो यहाँ तो प्रोडक्ट बाहर निकल गया, जब भी गैसेस प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी। इधर देख लीजिए, आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बनाएंगे, ये दोनों एसिड को चेक कर लीजिए। एल्कोहल और पानी में से तो पानी ज़्यादा एसिडिक होता है, एल्कोहल और पानी में से पानी ज़्यादा एसिडिक होता है, तो पानी HN देना पसंद करेगा, और पानी HN फॉरवर्ड रिएक्शन में दे रहा है, इसलिए यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगी। अब इधर देख लीजिए, इन दोनों को चेक करेंगे तो इसके साथ जो आगे की जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी है OH और CH3O-। अब आप इसको और इसको चेक करिए, तो इन दोनों में से तो आपको पता है फिनॉल का एसिड कैरेक्टर नॉर्मल अल्कोहल से ज़्यादा होता है, तो ये फिनॉल अपना HN बैकवर्ड रिएक्शन में दे रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में इसने अपना HN इसको पकड़ा करके ये और ये बनाया, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाना पसंद करेगी। अलग अलग तरीके से लोग एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, ऐसे भी एक्सप्लेनेशन करते हैं, सबका अपना अलग तरीका है।
मेरे को जो ठीक लग रहा है आपको बताने में, आप सिर्फ एसिड स्ट्रेंथ से चेक कर लीजिए। इन दोनों को अगर आप देखोगे तो इन दोनों में से ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये एच देना पसंद करेगा, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ही एच दे रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर फेवरेबल रहने वाली है। विच कंपाउंड पॉजेस हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? देखो ये क्वेश्चन ना इसी बुक में अभी वीडियो नंबर 1 में भी या वीडियो नंबर 2 में इसको डिस्कस कर रखा है, और ये इस बुक का 49 नंबर का क्वेश्चन है, और एजुलिन वहां पर दिखा रखा है आपको, एक बार जाकर के आप उसको जरूर देखें। ये बता रखा है कि एजुलिन के अंदर जो एजुलिन रहती है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे रहती है एजुलिन, इस टाइप से होती है, इसको एजुलिन बोलते हैं। और इसमें रेजोनेंस हो जाती है, और रेजोनेंस होकर के अपनी इस फॉर्म में रहनी पसंद करती है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, ये पहले भी इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में डिस्कस किया गया आपके साथ। तो ये अपने आप को इस फॉर्म में रखना पसंद करता है, इस रूप में रहता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। बदल बदल करके इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पता है। बाकी इनमें से कोई नहीं होने वाला। नेफ्थलीन तो पूरा नॉन पोलर रहने वाला, ऐसे नेफ्थलीन है, इसमें एक और जोड़ दोगे तो एंथ्रासीन हो जाएगा, इसको ऊपर की तरफ जोड़ दोगे तो फिर एंथ्रीन बन जाएगा। ये सब नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स है सारी की सारी। अब ये पूछ रखा है यहाँ पर कि देखो रिडक्शन चला रहे हैं आप लोग और एक्टिवेशन एनर्जी में अरेंज करने के लिए कहा। बेंजीन रिंग एक्चुअली में एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक होने की वजह से हाईली स्टेबल होता है। हाईली स्टेबल होता है तो जल्दी से रिड्यूस नहीं होगा, बहुत एनर्जी लगेगी उसमें, इसलिए जो आपकी E1 जाने वाली है वो लार्जेस्ट जाने वाली है, तो E1 सबसे ज़्यादा जाएगी। E1 सबसे ज़्यादा, आप बाकी सारे ऑप्शन छोड़ दीजिए, E1 सबसे ज़्यादा। ये अपना आप ही आंसर आ चुका था, E1 सबसे ज़्यादा। फिर भी अगर आपको E2 और E3 में देखना हो तो ये डबल सिंगल डबल है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। यहाँ रेजोनेंस हो रही होगी, रेजोनेंस में स्टेबिलिटी तो रहती ही है, तो इसके मुकाबले इसमें आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं है, लेकिन ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। थोड़ी सी एनर्जी E2 की वैल्यू E3 से बड़ी रहने वाली है। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। बोल रखा है ये नेफ्थलीन कंपाउंड है, इन तीनों में से किस में अच्छा घुलेगा? देखो लाइक डिजॉल्व्स लाइक एक फिनोमेना होता है, पोलर चीजें पोलर में घुलती हैं, नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर में। बेंजीन को अगर आप देखोगे यहाँ पर, इसको नेफ्थलीन को नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में घुलना पसंद करेगा जिनकी पोलरिटी कम हो। पोलरिटी के हिसाब से अरेंज कर लो। आप देखोगे तो इसमें OH बॉन्ड है, इसमें भी OH बॉन्ड है। OH के अंदर पोलरिटी तो रहती है, OH बॉन्ड में पोलरिटी होती है डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की योग्यता रखता है, तो इन दो का नंबर तो कम आएगा, ET2O को पहले आएगा। ET2O को पहले आएगा तो दोनों ऑप्शन कट गए, इन्हीं में से किसी को होना चाहिए। पानी और इथाइल अल्कोहल में से पानी की पोलरिटी इथाइल अल्कोहल से ज़्यादा होती है। इनफैक्ट पानी तो पोलरिटी में उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हाईली पोलर सॉल्वेंट होता है पानी, इथाइल अल्कोहल से तो बहुत ज़्यादा। तो चूंकि ये नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में घुलना पसंद करेगा, तो पानी में इसकी सॉल्बिलिटी सबसे ज़्यादा कम आनी चाहिए। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लेंगे तो ET2O लेंगे, फिर ETOH लेंगे, फिर पानी लेंगे। तो 96 का आंसर बैठ जाएगा डी, चूंकि हमने पोलरिटी ऑफ मीडियम से चेक कर लिया। अब हम आते हैं 97 पर। इसमें पूछा था आप लोगों से कि द बेसिक स्ट्रेंथ इज 10 to the power 10 टाइम मोर देन 1 डाइमिथाइल अमीनो नेफ्थलीन। 1 डाइमिथाइल अमीनो नेफ्थलीन से ज़्यादा है, और रीज़न पूछा यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके नेफ्थलीन लूँ और यहाँ पर आपने डाइमिथाइल ले रखा है, इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है इससे 10 to the power 10 टाइम्स इसकी ज़्यादा क्यों है? तो देखो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के पीछे कई तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। देखो आप, एक तर्क तो देखो ये है, एक्चुअली में आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ मिथाइलेमिन ज़्यादा बेसिक है कि एनिलीन, तो हम मिथाइलेमिन को ज़्यादा बेसिक मानते हैं, क्योंकि इसका लोन पेयर कहीं डिलोकलाइज नहीं है, हमेशा अवेलेबल है। और एनिलीन को कम बेसिक मानते हैं, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो फिर जब H+ अटैक करने के लिए आता है तो उसे अवेलेबल नहीं हो पाता। तो इस परिस्थिति में अगर आप देखेंगे तो बेसिक कैरेक्टर हमेशा जिनमें रेजोनेंस होता है उनका बेसिक कैरेक्टर कम आता है। लेकिन यहाँ जरा कहानी दूसरी हो गई। इस जगह पर आप अगर देखेंगे तो इधर ये N, इधर CH3, इधर CH3, ऐसे करके यहाँ पर N, ये भी CH3, ये भी CH3, इधर बहुत भीड़ भड़ाका कुछ ज़्यादा ही हो गया।
तो ये बेंजीन रिंग और ये ग्रुप, ये सब एक प्लेन में नहीं रह सकते, इनको अलग अलग प्लेन में जाना ही होगा। और जब ये अलग अलग प्लेन में चले जाएंगे तो फिर ये जो लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। इस घटना को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, सर इफेक्ट कहलाता है ये। तो सर इफेक्ट होने की वजह से इनका जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ रेजोनेट नहीं हुआ, ऑलवेज अवेलेबल है, और इस वजह से बेसिक करेक्टर में 4 चांद लगा रहा है। तो आंसर जाएगा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। एक और चीज़ है जो उसकी बेसिक करेक्टर को बढ़ाती है, और वो है जैसे अगर आप मान लिया जाए यहाँ पर इसका प्रोटोनेशन करवा दें, है ना, फॉर एग्जांपल आपने इसका प्रोटोनेशन करवा लिया, तो ये रहा N, इस पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, इधर ये रहा N, इस पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं। अब इसका प्रोटोनेशन हो गया यहाँ पर, तो ये H यहाँ पर नाइट्रोजन पे रखे हुए लोन पेयर में इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्टेबलाइज होता है। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन में कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लिखा जाए, मोर देन 1 में करेक्ट क्वेश्चन बनाया जाए, तो फिर 2 आंसर चले जाएंगे, एक तो सर इफेक्ट, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिलहाल इसमें एक ही दिया था तो हम एक से ही इसका आंसर कर रहे हैं। आपसे पूछा था इन द गिवन पेयर ऑफ कंपाउंड इन विच पेयर सेकंड कंपाउंड हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन फर्स्ट। पहले का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे से ज्यादा आना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट के लिए फिर वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और लंडन फोर्सेस, 3 चीजें देखी जाती हैं। उसमें भी एच बॉन्डिंग को हम ऊपर रखते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को सेकंड नंबर पर, लंडन फोर्सेस को सबसे बाद में। और लंडन फोर्सेस जो होते हैं मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होते हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन OH होने की वजह से इसमें है, इसका इससे ज़्यादा होगा। इसके अंदर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव पोलैरिटी है, डाइपोल डाइपोल मोमेंट है, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसका इससे ज़्यादा होगा। इसमें 2 OH है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस बनेगा, इसका इससे ज़्यादा होगा। अब आप इधर देखिए, इस पे NH बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर NH बॉन्ड है जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनवाएगा, तो इसका इससे ज़्यादा होगा। तो 98 का आंसर बैठेगा डी, चूँकि उसने आपसे पूछा था कि सेकंड का ज़्यादा होना चाहिए पहले से, तो उसका आंसर चला जाएगा डी। तो 98 का आंसर हो गया डी। अब हम चलते हैं आगे। इसमें पूछा था इनमें से डाइपोल मोमेंट का अरेंजमेंट करना है। देखो, जब ये यहाँ पर रेजोनेट होगा, पहले आप समझिए डाइपोल बनेगा कैसे। जैसे ये रेजोनेट होगा, तो जैसे ही ये रेजोनेट होगा इसके साथ, तो रेजोनेट होने के बाद यहाँ पोल डेवलप हो जाएगा। देखो, मैं जो आंसर आपके सामने लिख रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब चीज़ें आप लोगों ने अच्छे तरीके से घोट करके पी रखी हैं। ये सब चीज़ें आपको आती हैं। आपको अगर ये सब चीज़ें आती हैं तभी इस बुक के क्वेश्चंस करना आपके लिए सार्थक है। अगर आपकी ये चीज़ें वीक हैं तो फिर तो ये बुक आपको हेल्प बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तो रेजोनेंस होने की वजह से 2 पोल जनरेट होते हैं, उसी की वजह से डाइपोल आता है। तो उसका मतलब जहाँ पर रेजोनेंस को समर्थन मिलेगा, जहाँ पर रेजोनेंस को हेल्प मिलेगी, उसी जगह पर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा। अब इधर देखो, इस जगह पर रेजोनेंस होने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से रेजोनेट हो जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं NO2 को भी दिखाऊं आपको, तो NO2 भी नीचे यहाँ पर हेल्प कर रहा होगा इसको, NO2 भी इसको यहाँ पर हेल्प कर रहा होगा, ऐसे करके NO2 भी हेल्प कर रहा होगा, पूरा यहाँ पर रेजोनेंस करते हुए आएंगे, है ना। इसको भी हटा देते हैं अगर, तो आप जब रेजोनेंस करते हुए आएंगे ऐसे करके, तो ऐसे करते हुए पूरी रेजोनेंस ऊपर से नीचे तक होती चली जाएगी। तो रेजोनेंस होगी, पोल्स बनेंगे, ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा, तो इसका ज़्यादा आना चाहिए। इसमें अगर आप देखें तो ये सारे के सारे ग्रुप, पहली बात तो एक प्लेन में हो नहीं सकते, क्योंकि भीड़ बहुत हो गई। अगेन सर इफेक्ट लग जाएगा, रेजोनेंस नहीं हो पाएगी तो पोल जनरेट नहीं हो पाएगा, उसके जनरेट होने के चांसेस कम रहेंगे। तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, उसका कम होना चाहिए, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, कम ज़्यादा, ज़्यादा ज़्यादा, दोनों बराबर, दोनों बराबर। दोनों बराबर तो होंगे नहीं, कम ज़्यादा होगा नहीं, ज़्यादा कम होना चाहिए, ए जाएगा। तो 99 का आंसर हो गया हमारे पास ए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 100 की तरफ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलाइड, तो पहले एसिड बना लीजिए। ये रहा HF, ये रहा HCl, ये रहा HBr, ये रहा HI। सबसे बढ़िया एसिड होता है ये, जो कि 1s5p बॉन्ड बना होता है, सबसे वीक बॉन्ड है। 1s4p बना होता है, 1s3p बना होता है। बॉन्डिंग की शर्त है कि बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बीच में गैप कम होना चाहिए। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका जो बेस बनेगा वो वीक बनेगा। सबसे वीक एसिड है, इसका जो बेस बनेगा F नेगेटिव, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो FCl Bri आंसर आना चाहिए। 100 का आंसर हो गया हमारे पास ए।
FCl-Bri, अच्छा उल्टा लिखा हुआ है FCl-Bri, ये रहा FCl-Bri, इसका आंसर जाएगा बी FCl-Bri। अमंग द जाइलिन्स विच इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल, पहले तो इस फैक्ट को याद रखें, ये वाली होती है बी। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन बड़ी खूबसूरत होती है। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन करके दिखाते हैं आपको, तब आपको बात समझ में आएगी कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। ये रहा CH3, अब मैं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन करता हूँ, देखो। और आप याद रखना मेटाजाइलिन, इसलिए जब भी कभी कोई अगर इसको भी हीट कर दे और हीट करने के बाद क्या बनेगा, तो हीट करने के बाद ये बनेगा। अगर कोई इसको हीट कर दे तो हीट करने के बाद हमेशा ये बनाया करें। कारण मैं बता रहा हूँ आपको, देखो आप जब इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन कराओगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक प्रकार का रेजोनेंस ही होता है, देखो, है ना। जैसे ही आपने इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन कराया, ये बना यहाँ पर H+, नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पर, देखो मेटाजाइलिन में। अब ऑर्थो या पैरा कोई सी भी जाइलिन लो, फर्ज करते हैं हमने ऑर्थोजाइलिन ली, ठीक है। अब आप ऑर्थोजाइलिन पे जब आप हाइपर कॉन्जुगेशन कराओगे, तो मैं ऑर्थोजाइलिन पर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन करके दिखाता हूं। तो ये रहा, देखो ये बन गया। अब जरा आप स्टेबिलिटी चेक करें, इसको देखें। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो कार्बन आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन से खराब होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेशन से बढ़ने लगता है। मुझे तो नलीफाई कराना है ना उसको। तो आप देखेंगे तो नेगेटिव के ठीक मुंह पर लगा हुआ है CH3, कितनी बुरी बात है ये। इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस नेगेटिव चार्ज को और इनहांस करेगा, और नेगेटिव चार्ज को इनहांस करेगा तो बेसिक कैरेक्टर की तो ऐसी तैसी होने वाली है। मतलब इनहांस करेगा तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की तो ऐसी तैसी होने वाली है। तो इन दोनों में से ये स्टेबल है, इसलिए ये वाली हाइपर कॉन्जुगेशन इसके मुकाबले ज़्यादा खूबसूरत है। इसी वजह से मेटाजाइलिन को ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 102, हीट ऑफ कंबशन ऑफ टू आइसोमर्स X एंड Y आर 17 और 12। अब एक कंपाउंड हमारे पास X है, उसका हीट ऑफ कंबशन है 17, दूसरा कंपाउंड है Y, उसका हीट ऑफ कंबशन है हमारे पास 12, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जिसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा है और आपको बोल रखा है आइसोमर, आइसोमर का मतलब फॉर्मूला तो सेम रहा होगा, कार्बन तो सेम है। आप देखो ना, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें और इसमें पूछूं किसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा है, तो इसका। लेकिन जब मैं आपसे इन दोनों में पूछता हूं तो कार्बन कार्बन सेम है। अब आप स्टेबिलिटी से चेक करने लग जाते हैं। अब आप बोलते हैं जनाब चूंकि दोनों आइसोमर है तो फिर आप नंबर ऑफ कार्बन से नहीं चेक करेंगे, फिर स्टेबिलिटी से चेक करेंगे। इन दोनों में से ये ट्रांस है, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है तो कम HOC निकलेगी इसमें। इसी तरीके से ये दो आइसोमर्स दे रखे हैं, इनमें से कोई एक सिस और कोई एक ट्रांस बैठेगा। तो जैसे अगर इसको देखा जाए तो इसकी HOC 12, इसकी 17 है, तो पहली बात साफ है इसमें कम निकल रही है, तो ये ट्रांस होना चाहिए और ये सिस होना चाहिए, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, कितने का फर्क है दोनों के बीच में, 5 किलो जूल का फर्क है। तो देखो आइसोमर X इज 5 किलो जूल मोर स्टेबल देन, अब X वाला ये सिस है, ये लेस स्टेबल जाएगा, ये लेस स्टेबल है क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी निकल रही है, ये मोर स्टेबल। तो आइसोमर X जो है वो Y से कम स्टेबल है। कितना कम स्टेबल है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का। डी ऑप्शन हो गया, 102 का आंसर डी चला जाएगा। आई पूछा था रैंक द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन। सबसे पहले कार्बन गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 6 कार्बन है। सीधी सी बात है, पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, बी ए सी कहाँ पर है, ए चला गया। कार्बन पर डिपेंड करता है हीट ऑफ कंबशन, जितने ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा HOC होती है, बी ए सी हो गया। आगे चलते हैं। पूछा था चूज द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द गिवन कंपाउंड। 1 3 4 रिप्रेजेंट सेम कंपाउंड, 1 and 3 are isomer of 2 and 4, 1 4 are isomer of 2 and 3, all the structure represent the same compound। आओ देखो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 कार्बन है। तो सारे के सारे आइसोमर है। तो 1 4 आर आइसोमर्स ऑफ 2 and 3। अब इसमें पहले चेक करना पड़ेगा, क्या पता आइडेंटिकल न निकले, तो अब आपको IUPAC नेम लिखने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। पहले चेन छांटोगे
ये वाली चेन छटेगी, ये पूरी चेन आ गई। तो यहाँ 1 2 3 पे ब्रांच है, यहाँ पे 1 2 3 पे ब्रांच है, लेकिन यहाँ पर इथाइल की ब्रांच है, यहाँ पर मिथाइल की ब्रांच है, तो नंबर यहाँ से पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6। तो क्या बैठेगा, ये बैठेगा यहाँ पर 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। ये हमारे पास पहला कंपाउंड है। दूसरे पे आ जाइए अब, 1 2 3 4 5 6 7, ये जाने वाला है यहाँ पर नंबर 1 2 3 पे ब्रांच है, 1 2 3 पे ब्रांच है, 4 5 पे ब्रांच है, 1 2 3 पे ब्रांच है, 4 पे, सब जगह से आइडेंटिकल है। नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 3 पे 5 पे, तो ये जा रहा है 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन हो जाएगा, 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। तीसरे पे आ जाते हैं, थर्ड वाले पे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, वाली चेन छांट ली हमने। अब नंबर डाल लीजिए 1 2 3 पे नंबर, 1 2 3, 1 2 3 पे इथाइल है, 1 2 3 पे मिथाइल है, तो इथाइल कंसिडर करेंगे हम, तो उसका नाम बैठेगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन एग्जैक्टली वही है जो यहाँ पर फर्स्ट के साथ था। तो 1 और 3 को अगर आप देखेंगे तो 1 और 3 सेम कंपाउंड है। 4 को और चेक कर लेते हैं एक बार। नाउ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं माना यहाँ पर चेन उठा लेता हूँ ये वाली, चलो यही चेन उठा ली, नंबर डालोगे यहाँ पर तो 1 2 3 पे ब्रांच, यहाँ पे भी 1 2 3 पे ब्रांच, 1 2 3 4 5 6, सेम वही। यहाँ पर 3 पे इथाइल 4 पे मिथाइल, यानी कि फोर्थ वाले का नाम भी एग्जैक्टली वही आ रहा है जो फर्स्ट वाले का नाम आ रहा है, इसका नाम भी वही आ रहा है, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, यानी कि 1 3 4 रिप्रेजेंट सेम कंपाउंड, 1 3 4 यहाँ पर सेम कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 4 आर द आइसोमर ऑफ 2 and 3, 1 4 1 और 4 आर द आइसोमर ऑफ 2 and 3 बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि 1 3 4 सेम है। तो आंसर 104 का अगर आप देखेंगे तो उसका आंसर बैठेगा ए। सब कुछ करके हमने यहाँ पर देख लिया है। 105 पर आते हैं, एसिड स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। एसिड स्ट्रेंथ के लिए फिर वही एचआर निकल के मजा आना चाहिए। एचआर निकल के सबसे भयंकर मजा यहाँ पर आएगा, क्योंकि जो O नेगेटिव है वो रेजोनेंस करेगा, दोनों में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। एक नेक्स्ट मजा यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि एचआर निकलने के बाद यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रही है, इधर भी रेजोनेंस हो रही है, ना यहाँ रेजोनेंस हो रही है ना यहाँ रेजोनेंस हो रही है। इन दोनों में से सबसे अच्छी रेजोनेंस यहाँ हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा दोनों में। तो सबसे पहले जाना चाहिए सी, और सी के बाद जाना चाहिए यहाँ पर ए। अब दोनों में ही रेजोनेंस नहीं हो रही है, तो फिर क्या चेक करेंगे? फिर चेक करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में ज़्यादा है, क्योंकि जिसका बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा वो आराम से टूटेगा। तो आप अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम आपको पता रहना चाहिए, O प्लस ग्रेटर देन N प्लस ग्रेटर देन O ग्रेटर देन N, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम है। तो आप इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्रम को याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर आएगा DA का, CADB। CADB कोई आंसर है क्या? CADB 105 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 106 को देखिए, यहाँ पर इनको बोल रखा है कि इनको बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस वीक होता है, तो पहले आपको उनको एसिड करेक्टर में अरेंज करना होगा। देखो एसिड करेक्टर में अरेंज करने के लिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बनेगा थायोल, इसका बनेगा एल्कोहल। पहले तो ये क्लियर कर लें कि एल्कोहल और थायोल में से थायोल ज्यादा एसिडिक होता है। सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा पोलर है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड से। काहे? क्योंकि सल्फर की जो यहाँ पर बॉन्ड बना होगा, ये बना होगा 3p1s, ये बना होगा 2p1s। केमिकल बॉन्डिंग के नियम बोलते हैं कि बॉन्डिंग करने वाले ऑर्बिटल्स के बीच में अगर एनर्जी का गैप ज़्यादा है तो बॉन्ड हमेशा वीक बनता है। यहाँ पर एनर्जी का गैप ज़्यादा है तो ये वीक बॉन्ड बनेगा, ईजिली ब्रेक होगा। तो SH बॉन्ड इज मोर एसिडिक देन OH बॉन्ड। तो अगर मैं एसिड करेक्टर की बात करूँ तो RSH इज मोर एसिडिक देन ROH। अब आप इधर देखेंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड है RCOOH, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड है। देखो आप जिस भी माध्यम से पढ़ रहे होंगे, जहां कहीं भी किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर एसिड करेक्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सीरीज दिखाई जाती है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड IA लिखा है शॉर्ट में,
RSO3H, फिर RCOOH, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर एल्कोहल, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH आता है, उसके बाद अमोनिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो अगर अभी आप देखें तो ROH ये रहा, इससे ज़्यादा तो RCOH को होना चाहिए, तो RCOH को यहाँ आना चाहिए, और फिर ROH के बाद किसका नंबर आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड वाले का, तो ये हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH। बेसिक कैरेक्टर में ठीक उल्टा अरेंजमेंट हो जाएगा, तो RCO नेगेटिव का बाद में नंबर आना चाहिए, RS नेगेटिव, RO नेगेटिव और RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस होता है वो वीक होता है, वीक एसिड का बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो सबसे वीक ये है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो पहले नंबर देना चाहिए आपको उसको ए वाले को, ए वाले के बाद नंबर देना चाहिए डी वाले को, है ना, उसके बाद डी वाले के बाद नंबर देना चाहिए आपको बी वाले को, ADBC, ADBC ढूंढ लीजिए, ADBC ये रहा, तो 106 का आंसर चला जाएगा यहाँ पर सी। 107 पर आते हैं, ये पूछ रखा था, इनमें से सबसे अच्छा पूछ रखा था, अमंग द गिवन कंपाउंड चूज दैट द टू दैट यील्ड सेम कार्बोकैटायन ऑन आयोडाइजेशन। इनमें से सेम कार्बोकैटायन कौन बनाएगा, देखो पहले वाले को देख लीजिए, Br निकालिए, ये कार्बोकैटायन बनाएगा, ज़्यादा रेजोनेंस कर लोगे तो रेजोनेंस करके यहाँ ले आओगे तो कार्बोकैटायन ये बन सकता है, ये आया ए से। बी वाले पे चलते हैं, तो बी वाले को देखेंगे तो बी वाला ये रहा इधर, इसका कार्बोकैटायन ये बनेगा। अभी इसमें चार अल्फा एच हैं, लेकिन आप अगर इसमें हाइड्रेट शिफ्ट करा दोगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। हाइड्रेट शिफ्ट करते ही ये यहाँ पर अब रेजोनेंस की चपेट में आ गया है, और अब ये अपने आप को और स्टेबलाइज कर सकता है आफ्टर रेजोनेंस, तो ये बना देगा ये, और ये दोनों ने सेम ही आयन बनाए हैं, ए और बी। बाकी ये नहीं बनाएगा, देखो क्यों नहीं बनाएगा, आप अगर इसमें करेंगे तो इधर प्लस आएगा, ये रेजोनेट होकर के वहां तो पहुंच सकता है, लेकिन बाकी लोगों के साथ मैच नहीं करेगा, इधर आ जाएगा, इनके साथ तो मैच नहीं कर रहा। और इसका तो कार्बोकैटायन बेहद गंदा है, इस जगह पर प्लस आएगा डबल हटा करके, तो ए और बी आ रहा है, ए और बी देख लीजिए, सी आंसर। 108 को देखिए, ये बोल रहा है यहाँ पर इन एसिड्स को दे रखा है, और पहले इनकी शक्ल देख लीजिए, ये रहा ऑक्जेलिक एसिड, अगले वाला मेलोनिक एसिड ये रहा, और ये हेप्टेन डायोइक एसिड और कोई नहीं, ये एडिपिक एसिड है। हेप्टेन एडिपिक नहीं है, 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा। ये कार्बन बीच में क्या करेंगे, कार्बन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है तो फिर एसिड करेक्टर की तो धज्जियां उड़ा देंगे, चूंकि एसिड करेक्टर तो इलेक्ट्रॉन खींचने से बढ़ता है, तो सबसे बुरा एसिड होगा ये। सबसे बुरा एसिड होने का मतलब इसका pKa सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एसिड करेक्टर pKa के ठीक उल्टा चलता है, जितना अच्छा एसिड होता है उसका pKa उतना बुरा होता है। इन तीनों में से सबसे अच्छा एसिड ये है, क्योंकि एक COH दूसरे COH के लिए माइनस आई इफेक्ट का काम करेगा। यहाँ पर बीच में कार्बन का टुकड़ा है जो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, यहाँ बहुत सारे कार्बन के टुकड़े हैं जो बहुत सारा प्लस आई दिखाएंगे और एसिड करेक्टर को खराब करेंगे। सबसे बुरा एसिड ये है, सबसे अच्छा pKa इसका होगा, तो 3 वाले का 2 से ज्यादा, 2 वाले का 1 से ज्यादा, 3 2 1 बी ऑप्शन जाएगा। 108 का आंसर बी हो गया है। आगे चलते हैं, ये दे रखे आपको बेसिक स्ट्रेंथ का अरेंजमेंट पूछ रखा, आओ चेक कर लेते हैं, कहीं से भी शुरू कर दें। तो बेसिक स्ट्रेंथ में आपसे पूछ रखा है इसमें से इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट में सीधा दृष्टि जाती है इसके ऊपर। क्यों है इनकरेक्ट, देखो ना, इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में चला गया, रेजोनेंस में चला गया तो मिलना ही नहीं चाहिए, इसका तो लोन पेयर मिलना चाहिए, यही है इनकरेक्ट, तो आंसर तो सी चला जाएगा। बाकी भी देख लीजिए, देखो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो बेसिक करेक्टर तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, इस वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता में कमी आ जाएगी। तो अनडाउटेडली अगर इन तीनों में देखें तो सबसे अच्छा सी को जाना चाहिए, उसके बाद इसको जाना चाहिए, फिर इसको, चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट से बेसिक करेक्टर खराब हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन बैठता नहीं, क्योंकि उसने आपसे पूछा था इनकरेक्ट, ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। इधर आ जाइए, इन तीनों को देखेंगे तो इसका लोन पेयर तो भाई साहब रेजोनेंस में जाएगा, तो सबसे कम अवेलेबल होगा। इन दोनों के लोन पेयर 100% अवेलेबल है। अब इनमें से बेसिक करेक्टर देखेंगे तो ये नाइट्रोजन बैठेगी sp3, ये बैठेगा sp2, एक एक लोन पेयर बना लेना यहाँ पर। sp3 में परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा, sp2 में परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होगा, ये वाले नाइट्रोजन थोड़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बैठेगी, तो लोन पेयर डोनेट करने में की इच्छा इसकी नहीं होगी, तो फिर इन दोनों में से तो बेसिक करेक्टर इसी का ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। हमें तो इनकरेक्ट छांटने के लिए कहा था, इधर देख लीजिए,
इन तीनों में देखेंगे तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है बेंजीन के साथ, इसका लोन पेयर दोनों तरफ बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जा रहा है। लोन पेयर रेजोनेंस में जाना, डिलोकलाइज्ड होना, मतलब H+ के लिए अवेलेबल ना होना। तो इन तीनों में सबसे अच्छा बेसिक ही रहेगा, क्योंकि इसका लोन पेयर हमेशा अवेलेबल रहेगा, इसको ज़्यादा होना चाहिए। दोनों के लोन पेयर रेजोनेंस में जा रखे हैं, अवेलेबल नहीं होंगे। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इसका नाच रहा है लोन पेयर, तो उसका लोन पेयर बिल्कुल सबसे कम अवेलेबल होगा, सबसे कम बेसिक होना चाहिए इसको। तो ये भी करेक्ट है, हमें तो इनकरेक्ट कहा था, तो इनकरेक्ट तो ये रहा। डाइपोल मोमेंट ऑफ विच कीटोन इज मैक्सिमम। देखो आप अगर इन कीटोन को तोड़ेंगे तब आपको पता चल पाएगा। ये रहा, इसको अगर आप तोड़ते हैं, ये रहा माइनस+, तब आप डाइपोल मोमेंट को समझ पाएंगे। अब आप इस कीटोन को तोड़ेंगे O-+, अब आप इस कीटोन को तोड़ेंगे ऐसे करके O- और प्लस। जैसे ही दृष्टि आपकी इसके ऊपर पड़ेगी, ये आपको एरोमेटिक दिखाई देगा। बाकी इसमें से कोई एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि सब sp3 कोई एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक के लिए रिंग में आपको पता है सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए, एंटायर स्पेशीज प्लानर होनी चाहिए, वो तो यहीं पर है। और एरोमेटिक मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, यानी कि अपने बॉन्ड को ब्रेक करना पसंद करेगा, तो डाइपोल बनेगा। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसी का आना चाहिए, सी का। तो यहाँ पर जो आपका 110 क्वेश्चन है, 110वें क्वेश्चन का आंसर बैठ जाएगा सी। 111 की तरफ चलते हैं। ये बोल रखा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। एक्चुअली में पूरा एनसीईआरटी लिख दिया गया है, ये पूरा एनसीईआरटी लिख दिया गया, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, आंसर ऑल आर करेक्ट है। इसके लिए पूरी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। जो बेसिक करेक्टर का सीक्वेंस होता है वो चलता है, याद रखेंगे, सबसे ज्यादा होता है सेकेंडरी में, सेकेंडरी के बाद टर्शरी में, टर्शरी के बाद प्राइमरी में, ये चलता है अदर एमीन्स में, जब आपने एक्वस मीडियम ले रखा हो। बाकी एमीन्स के अंदर, मिथाइल एमीन्स के केस में, मिथाइल एमीन का आंसर एकदम उल्टा होता है। मिथाइल एमीन के केस में पहले सेकेंडरी जाता है, फिर प्राइमरी, टर्शरी का नंबर प्राइमरी के बाद में आता है। इफेक्ट है, आपको ध्यान रखना चाहिए एक्वस मीडियम में। और गैस फेज में आंसर वही आते हैं जैसे आपने एक्सपेक्टेशन लगा रखी होती है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। यही 3 ऑप्शन एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कंबाइन करके यहाँ पर लिख दिया गया है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके अंदर जा जाके पढ़ेंगे। तो जहाँ भी आप कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं या जिस भी माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको उन्होंने बेसिक करेक्टर के बारे में पूरी बातें लिखवाई होंगी। टेक्स्ट बुक में जाकर के पढ़ लीजिए। अदरवाइज एनसीईआरटी में अमीन्स चैप्टर में अंदर जाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये सारा डिस्कशन वहाँ पर ऑलरेडी हो रखा है। 112 पर आते हैं। उनमें से पूछा था कि इनको बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करें। देखो पहली बात, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, ये भी लोन पेयर रेजोनेंस में, ये भी लोन पेयर रेजोनेंस में, ये भी लोन पेयर रेजोनेंस में है, सारे लोन पेयर रेजोनेंस में। तो बेसिक करेक्टर के तो ऐसी तैसी वैसी हो गई। लेकिन यहाँ पर कुछ मिथाइल लगे हुए नाइट्रोजन से, जो उस बेसिक करेक्टर को इनहांस करेंगे। वो यहाँ पर भी लग रखे हैं, यहाँ पर भी इनहांस करेंगे, इधर तो होगा नहीं। तो पहले तो इन दो को देखेंगे, तो सी और बी में सी ग्रेटर देन बी होना चाहिए। अब बचा ए और डी। तो आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसका नाम है SIP, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। आपको पढ़ाया गया होगा, जहां भी जिस भी माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, वहां पर स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन आपने सीखा होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पर जब कोई सा भी ग्रुप लगा देते हैं, किसी भी पैटर्न का हो, वो +R +I -R -I कैसा भी ग्रुप हो, अगर NH2 के ऑर्थो पे लगा होता है एनिलीन में, तो H+ से रिएक्शन करने में परेशानी पैदा करता है। इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। तो यहाँ पर स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन होगा, जिसकी वजह से बेसिक करेक्टर डी का बेसिक करेक्टर तो ए से खराब आना चाहिए, ए ग्रेटर देन डी। CBAD आएगा, CBAD ये रहा सी। तो 112 का आंसर आपका हो गया यहाँ पर सी।